चलो स्टार्ट करते हैं। So we are on a path to understand first law of thermodynamics, right? ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स समझने के लिए हमको क्या क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है? सिस्टम, व्हाट इज हीट, राइट? उसके बाद इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी वर्क, वर्क, ओके। अच्छा, ये सारे कॉन्सेप्ट इसमें से हमने देखा था सिस्टम क्या होता है, हमने देखा था इंटरनल एनर्जी क्या होता है, हमने देखा था हीट क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे इंटरनल एनर्जी एक्चुअली में होता क्या है, एग्जैक्टली इंटरनल एनर्जी होता क्या है। ठीक है, ओके। इसका एक पॉइंट रहेगा, अगर मैं फॉर्मूला लिखना भूल गया आपको कल में, तो अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे इंटरनल एनर्जी होता क्या है। तो हीट के बारे में मैं अगर बात करूं, हीट, ठीक है, हीट हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, राइट? हीट पॉजिटिव भी होती है, हीट नेगेटिव भी होती है। अगर हीट पॉजिटिव है इसका मतलब बॉडी ने हीट गेन किया है, हीट अगर नेगेटिव है इसका मतलब बॉडी ने हीट लॉस किया है ना? हीट पॉजिटिव होती है तो हमारा टेम्परेचर, जब हम लोग हीट गेन करना चाहते हैं तो हम हीट गेन कौन करता है? जो बॉडी कोल्ड होती है वो हीट गेन करती है, राइट? तो सिस्टम का टेम्परेचर शुड बी लेस देन एनवायरमेंटल टेम्परेचर। अगर हीट लॉस करना है तो क्या होना चाहिए? सिस्टम का टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन एनवायरमेंटल टेम्परेचर, राइट? अब ये हमने कंडीशंस की बात की थी, पर क्या क्यू का कोई फिजिकल फॉर्मूला है जिससे हम लोग वैल्यू डाल के आंसर निकाल सकते हैं, है ना? क्या क्यू का ऐसा फिजिकल फॉर्मूला है? हाँ, क्यू हीट का जो होता है फिजिकल फॉर्मूला, हम अब देखो हीट जो है किस पर डिपेंडेंट है? डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, है ना? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब वो डिपेंड करेंगे कि मास कितना है ना, नंबर ऑफ मोल्स कितना है। अगर कंसीडर करते हो अगर 5 किलो का अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको हीट करने में ज्यादा समय लगेगा कंपैरेटिवली 2 किलो का ऑब्जेक्ट, राइट? तो मास पर डिपेंड करता है, हमको टाइम लग रहा है, कम टाइम लग रहा है, ज्यादा हीट जा रही है, कम हीट जा रही है ना? तो मास पर डिपेंड करेगा या फिर नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब हम लोग मास, सॉलिड लिक्विड को मास से डिनोट करते हैं और गैस को नंबर ऑफ मोल से डिनोट करते हैं, राइट? इस पर डिपेंड करेंगे और किस तरह का मटेरियल है उस पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। ये डिपेंडेंसी पर ही हम लोग क्यू का फॉर्मूला बनाते हैं। क्यू इज इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी, है ना? डेल्टा टी की वजह डी टी। अगर गैस के लिए बात करूं क्यू इज इक्वल टू एन सी डी, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है, फिर से बता रहा हूँ। MCDT, NCDT, where M is mass, N is number of moles, right? What is C? Specific heat of gas, ठीक है। DT is change in temperature, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है, ओके। इस पर डिपेंड करता है हीट, सही बात है। चलो, अब क्या होता है, ये जो सी होता है ना, सी इसको कहते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, और ये हर बॉडी का डिफरेंट होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। अगर मैं सी को डिफाइन करना चाहता हूँ तो मेरा सी क्या हो जाएगा? Q अपॉन m इंटू डी टी, है ना? यहाँ पे सी क्या हो जाएगा? Q अपॉन n इंटू डी टी, राइट? ठीक है। सी, अब सी को कैसे डिफाइन करूंगा? सी इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ Q अपॉन m इंटू डी टी, ठीक है। अगर मैं m वन कर दूं, अगर मैं मतलब अब मुझको फाइंड करना है कि सी होता क्या है, सी में क्या होगा? स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। अगर मैं m वन कर दूं मतलब यूनिट मास के लिए कंसीडर करूं, या फिर अगर n वन कर दूं या फिर यूनिट गैस के लिए कंसीडर करूं, तो आई कैन से दैट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज अ टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, या फिर द अमाउंट ऑफ हीट
required to raise the temperature of unit mole. क्या बोला? The amount of heat required to raise the temperature of unit mass or amount of heat required to raise the temperature of unit mole by 1 degree Celsius और 1 Kelvin. ठीक है, मतलब किसी मास का 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझको जो हीट देनी पड़ती है उससे मैं कहता हूँ स्पेसिफिक हीट, राइट? तो देखो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूं, यहाँ पे 1 पुट कर दूं, C is equals to Q हो जाएगा, राइट? C is equals to Q हो जाएगा, मतलब इतनी अमाउंट ऑफ हीट मुझको देना पड़ रहा है ना? तो ये सारे टर्म्स हमको पता होना चाहिए। okay? अगर अब देखो मेरा Q जो है दो अलग अलग केस पर डिपेंड करता है। अगर मैंने कंडीशन सिस्टम की रखी कि कांस्टेंट वॉल्यूम होना चाहिए, कांस्टेंट वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर Q होता है NCV/dt। ये मैं गैस के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? और कांस्टेंट प्रेशर, अगर मैं बोलता हूँ कांस्टेंट प्रेशर रखो, सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए, तो हमारा Q बनता है NCP/dt, ठीक है? बस पे अब यहाँ पे सफिक्स लग गया, फॉर्मूला सेम है, सिर्फ सफिक्स लग गया, C की जगह V लग गया और C की जगह CP लग गया, ठीक है? CV का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CP का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है? तो इसका नोट बना लो, फटाफट इसका नोट बना लो। अब हम लोग बात करेंगे इंटरनल एनर्जी। हो गया सर। ठीक है, चलो एक बार सुन लो, Q इज इक्वल टू MC dt वाला फॉर्मूला एक बार फिक्स बता दो। Q जो होता है वो डिपेंड करता है मास पर, हीट मास पर डिपेंड करती है, चेंजिंग टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और मटेरियल पर डिपेंड करती है। मटेरियल के लिए ये वाला, ठीक है, C, ठीक है? Q इज इक्वल टू MC dt, ठीक है? Q इज इक्वल टू MC dt। हीट किस पे डिपेंड करती है? मास पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है। मटेरियल का फैक्टर ये फैक्टर जैसे जैसे मटेरियल चेंज होगा ये वाला फैक्टर चेंज होगा। dt मतलब टेम्परेचर, है ना? दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है, ये हमको समझ में आ गया, ठीक है? अब ये जो होता है ना C, इसे कहते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, इसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। और स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस दो तरह के होते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इज कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इज कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है? तो ये फॉर्मूले में अगर हमारी कंडीशन कांस्टेंट वॉल्यूम की होंगी तो Q is equals to MCV/dt। अच्छा, मैंने यहाँ पे मास लिखा है, मास कब लिखने सॉलिड और गैस होगा, तो मास की जगह हम लोग N लिख देंगे, N मतलब नंबर ऑफ मोल्स, है ना? N मतलब नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स तो किस पे डिपेंड करेंगे? हीट, नंबर ऑफ मोल्स पे, कितना द मॉलिक्यूल्स है उस पर भी डिपेंड करती है ना हीट, राइट? तो गैस के लिए NCV/dt फॉर्मूला बनता है, सॉलिड और लिक्विड के लिए MCVT फॉर्मूला बनता है। अब हम लोग सिर्फ गैस के बारे में बात करेंगे तो हमारा हीट का फॉर्मूला NCDT बन जाएगा, NCDT बन जाएगा, ठीक है? DT मतलब चेंजिंग टेम्परेचर, मतलब नंबर ऑफ मोल्स, C मतलब स्पेसिफिक हीट, ठीक है? अलग अलग कंडीशन पर ये अलग अलग फॉर्मूले बनेंगे हीट के। हीट एट कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट दे रहा हूँ, सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट है तो फॉर्मूला NCVDT, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो NCPDT, राइट? ओके, चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कोई है जिसको इसमें डाउट है? अभी किसे डाउट है? आप में से किसी को डाउट है क्या? नहीं सर। नहीं सर। C इक्वल्स Okay. टू Q कैसे आया वो एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना। कौन सा? C इक्वल्स टू Q कैसे आया वो एक बार कैसे आया? C इक्वल्स टू Q क्या कैसे आया? इट इज द डेफिनेशन ऑफ, इट इज द डेफिनेशन ऑफ C। C की डेफिनेशन क्या है? C डिफाइंड एज, देखो यहाँ से मैं अगर C अलग करता हूँ, यहाँ से भी अगर मैं C अलग करता हूँ, देखो C अलग कैसे होगा? C यहीं पे रख दो, बाकी सारी चीजें मान लो, Q अपॉन M इंटू dt, Q अपॉन M इंटू dt, राइट? Q अपॉन M इंटू dt, ठीक है? अगर मैंने ऑब्जेक्ट जो कंसिडर किया है वो उसका मास यूनिट मास है तो N की जगह 1 लिख दूंगा ना, हाँ,
अगर मैंने जो गैस कंसीडर किया है उसका अगर समझो यूनिट मोल है तो यहाँ पर ये वाले फॉर्मूले में n की जगह 1 लिख दूंगा ना। तो अब मेरा फॉर्मूला क्या हो रहा है, अब मैं सिर्फ गैस के बारे में सोचता हूँ तो C इक्वल टू Q अपॉन N इंटू dt था, राइट। तो अब मेरे यूनिट मोल के लिए तो Q अपॉन dt हो गया, राइट, ये 1 हो गया। इसलिए अब मैंने स्पेसिफाई कर दिया मेरा सिस्टम कितना है, चलो 1 मोल वाला सिस्टम। अब इस 1 मोल वाले सिस्टम के अंदर मैं हीट दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसका 20 डिग्री सेल्सियस है तो अभी 21 डिग्री सेल्सियस हो गया, मतलब 1 डिग्री से अगर राइज करेंगे इसका टेम्परेचर, 1 डिग्री से अगर टेम्परेचर राइज कर रहा है तो 1 डिग्री से टेम्परेचर राइज करने के लिए मैंने इसके अंदर कुछ ना कुछ हीट दिया ना, ठीक है। तो 1 डिग्री, तो ये अगर टेम्परेचर 1 हो जाएंगे तो यहाँ पे भी 1 लिख दूंगा। तो C इज इक्वल टू Q हो गया, राइट। तो इतना जो हीट मैं देता हूँ, इतनी हीट देता हूँ 1 यूनिट मास 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, इतने हीट को, इतने क्यू को हम लोग C बोलते हैं। इतने हीट को हम लोग स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यूनिट मास थोड़ी ना रहेगा। अब देखो इतने हीट को, अब ये फॉर्मूला कैसे बना देखो। अब इतने हीट को मैंने क्या बोला, C बोला, मेरा यूनिट मास थोड़े ना रहेगा। अब मेरा हीट बढ़ते जाएगा जैसे जैसे मास बढ़ेगा। समझो मेरा मास अभी यहाँ पे 1 किलो था ना, अब सोचो मेरा मास 2 किलो है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना उतनी हीट, है ना। 2 किलो है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। राइज हो सकता है 2 डिग्री सेल्सियस से राइज हो जाए, है ना। तो जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, एम सी इंटू डी टी, इस तरह से। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब इंटरनल एनर्जी के बारे में अगर हम बात करना चाहते हैं, इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल। रैंडमनेस, कंटेनर में गैस भरी हुई है, राइट। अब इस कंटेनर के अंदर कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स का मोशन होगा, ठीक है। और मोशन तो रैंडम होता है, यहाँ से वहां से यहाँ, ठीक है। और उस मोशन में कोई ऑर्डर नहीं होता है। अब इस मोशन की वजह से इसके अंदर क्या आ जाएगी, वेलोसिटी, ठीक है। इस मोशन की वजह से इसके अंदर क्या आ जाएंगे, मोशन की वजह से इस मॉलिक्यूल में आ जाएगी वेलोसिटी, राइट। और अगर इस मॉलिक्यूल में आती है वेलोसिटी तो इसके अंदर आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो मतलब इसके मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब ये मोशन परफॉर्म कर रहा है, मोशन परफॉर्म करते करते अगर आजू बाजू में अगर कोई मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल विल ट्राई टू अट्रैक्ट इट या फिर रिपेल इट, है ना। मॉलिक्यूल विल ट्राई टू अट्रैक्ट इट, रिपेल इट, कुछ ना कुछ इफेक्ट करेगा, ठीक है। वो इफेक्ट की वजह से हमको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाती है ना। अट्रैक्शन और रिपल्शन से पोटेंशियल एनर्जी कैसे मिलेगा, समझो यहाँ पर मैं एक मॉलिक्यूल खड़ा है, या फिर समझो यहाँ पे एक मैग्नेट है, यहाँ पे और एक मैग्नेट है, ठीक है। अब एक मैग्नेट मैंने ऐसे रखा है, अब इस मैग्नेट को मैं यहाँ मूव करूंगा, समझो एक मैग्नेट यहाँ पे था, मैग्नेट यहाँ से यहाँ आ गया। अब यहाँ से यहाँ लाया मैंने, तो यहाँ पर मैं कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था, क्योंकि समझो अगर मैग्नेट उसको रिपल कर रहा है, बाहर फेंक रहा है, तो बाहर फेंकने के बजाय मैंने इसको रोक के रखा था यहाँ पे। अब इस रोक के रखने के चक्कर में कुछ ना कुछ एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ से मैंने और खींच कर यहाँ लाया और उस पर और ताकत बढ़ने लग जाएंगी, वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएंगी। सेम कंडीशन फॉर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की इफिनिटी में होने की वजह से दे फील सम काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड सम काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बट आइडियल गैस जो होता है ना, आइडियल गैस जो होता है उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है क्या, नहीं। बाय बिकॉज आइडियल गैस को हमने कैसे डिफाइन किया था कि मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है देन वी कैन से दैट कि आइडियल गैस के अंदर कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल, तो नहीं रहेगी, है ना, ठीक है। तो हमको क्या हो रहा है, तो हमने इंटरनल एनर्जी मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर, इस सिस्टम के अंदर एक खुद ब खुद एक एनर्जी जनरेट हो चुकी है, इंटरनल एनर्जी जनरेट हो चुकी है। और जो इंटरनल एनर्जी जनरेट हुई है वो बिकॉज ऑफ मोशन, मोशन की वजह से एक एनर्जी एसोसिएट करती है काइनेटिक एनर्जी,
ठीक है, और इंटरेक्शन की वजह से एक एनर्जी एसोसिएट कर दी पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर आई कैन से दैट इंटरनल एनर्जी is nothing but is total energy। टोटल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, है। और इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड बाय U, therefore I can say that U is equals to potential energy plus kinetic energy। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। और एक पॉइंट देखो, अब टोटल एनर्जी जितनी हो गई वो उसकी हो गई इंटरनल एनर्जी, राइट। अब एक पॉइंट देख सकते हैं, पर ये जो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग ऑब्जर्व कब करेंगे? इट इज ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोपिक कंसिडरेशन। माइक्रोस्कोपिक कंसिडरेशन। अब माइक्रोस्कोपिक कंसिडरेशन का मतलब क्या है? कंसिडर करो ये एक बेस है ना, इसके ऊपर मैंने वाटर फुल ऑफ ग्लास रखा, ठीक है, एक ग्लास फुल ऑफ वाटर मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब यहाँ ग्लास फुल ऑफ वाटर रखा हुआ है, तो अब बताओ इस सिस्टम का, इस ग्लास फुल ऑफ वाटर, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है? कंसीडर करो मैंने इसको रेफरेंस पे रखा है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0, है ना। इस बड़े सिस्टम से माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देख रहा हूं मैं, ऊपर से, है ना। माइक्रोस्कोपिक लेवल मतलब विजिबल रेंज हमारा, माइक्रोस्कोपिक लेवल मतलब जो हमको दिखता नहीं, एकदम छोटा माइक्रो लेवल पर, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक दो अलग चीजें हैं। मैक्रोस्कोपिक पे देख रहा हूं तो इसको भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, और ये मूवमेंट नहीं कर रहा है, इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी नहीं है। बट अगर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर देखूं, इसके अंदर कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। These molecules are performing random motion, जैसे मैंने बताया, और वो मोशन डिसऑर्डर्ड रहेगा, और ये रैंडम मोशन परफॉर्म करने की वजह से इसके अंदर एक इंटरनल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। और वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इंटरनल, this internal energy is nothing but total energy, and total energy is nothing but potential energy plus kinetic energy, हाँ। तो इन मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखते हैं, तो ये अंदर की एनर्जी बन जाती है टोटल एनर्जी, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसी तरह से, इसलिए हम लोग क्या देखते हैं, मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूल्स माइक्रो माइक्रो बहुत छोटे, इसलिए हम लोग, मैंने बोला इट इज ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोपिक कंसिडरेशन। इनको सारे कंसिडरेशन माइक्रोस्कोपिक करने पड़ेंगे, ठीक है, इंटरनल एनर्जी के लिए। हो गया ये? अब इसको नोट कर लो, नोट बना लो इसको। दिस इज रफ वर्क। हो गया? हाँ सर, हो गया। कैसे हो गया ये देखो, नई चीज लिखा मैंने कुछ। चलो स्क्रीनशॉट बना लो। ये सिस्टम है ग्लास में। ओके, हो गया? हाँ सर। हाँ सर। ओके, चलो पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट नंबर 4 लिखने से पहले, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट। फॉर आइडियल गैस अगर मैं बात करूं, फॉर आइडियल गैस, अगर आइडियल गैस की मैं बात करूं, तो क्या होता है, इंटरैक्शंस आर 0, है ना। आइडियल गैस की डेफिनेशन ही ऐसी है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, इंटरेक्शन इज 0, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। देयरफॉर इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, राइट।
जनरली आइडियल गैस जो होता है हम लोग मोनो एटॉमिक कंसिडर करते हैं, तो आइडियल गैस के लिए एनर्जी क्या हो जाएगी 3/2 केबीटी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने जो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन बनाया है ना वो हो गया 3/2 केबीटी, राइट। एंट्रेंस वाले बच्चों में आपको सिखाऊंगा ये कुछ एक दो लेक्चर के बाद आ जाएगा ये टॉपिक, तो आप टेंशन में तो इस चीज का आप लोग यहाँ पे ध्यान दो। और बोर्ड्स वाले बच्चे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 केबीटी, ये मैंने आपको बता चुका है, ठीक है। दिस इज फॉर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, है ना, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक के लिए 5/2 केबीटी, ठीक है, इस तरह से। ओके, जो इंटरनल एनर्जी होती है ना, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। क्यों? कंसीडर करो ये एक ऑब्जेक्ट है और इसका टेम्परेचर बढ़ गया, ऑब्जेक्ट के अंदर मॉलिक्यूल्स का मोशन बढ़ जाएगा, राइट। इनका टेम्परेचर बढ़ गया तो मोशन बढ़ जाएगा, मोशन को फॉर्म करने लग जाएंगे। अब नंबर ऑफ मोशन बढ़ गया मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होगी, मोशन बढ़ गया वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो हाफ m इंटू वी स्क्वायर के फॉर्मूले से हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी बोलेंगे, ठीक है। एज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस इंटरनल एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस, इंटरनल एनर्जी डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ठीक है। इतना नोट बना लो। हो गया? हाँ सर। अगर आपसे कोई पूछता व्हाट इज इंटरनल एनर्जी तो आपने डायरेक्ट कहना है इट इज द रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल, इट इज द डिसऑर्डर्ड रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल, बस। एक स्टेटमेंट सामने वाले को नोटिफाई कर देना, हाँ रैंडमनेस है मतलब काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल एनर्जी है उसके अंदर, और टोटल एनर्जी की वजह से उसके अंदर आ जाएगी इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी हमेशा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही देखी जाती है। ओके ओके, अगर मैं आपसे पूछूं क्या हम इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं, कैन वी चेंज इंटरनल एनर्जी? उसका आंसर होगा यस, हाँ हम इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं। तो फिर आपको पूछना चाहिए किस तरह चेंज करते हैं, किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो देयर आर टू वेज टू चेंज द इंटरनल एनर्जी। सबसे पहला है बाय यूजिंग हीट, सेकेंड इज बाय यूजिंग वर्क, ठीक है। हम लोग इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं हीट का इस्तेमाल करके, हम लोग इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं वर्क का इस्तेमाल करके, ठीक है। और ये थ्री क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय यूजिंग वर्क, बाय यूजिंग हीट, एक्सप्लेन चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय यूजिंग वर्क, है ना, ठीक है। अब अगर मैं हीट के बारे में बात करता हूँ तो हीट हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, पॉजिटिव की देंगे सिस्टम में। हो सकता है हम लोग हीट अब्सॉर्ब करें, राइट, तो नेगेटिव क्यू बन जाएंगे। हो सकता है हम सिस्टम पर वर्क करें या फिर हो सकता है सिस्टम वर्क करे, है ना। हो सकता है मैं पुश करूं, और हो सकता है सिस्टम ही मुझको बाहर रिबाउंड करे, राइट, इस तरह से। तो ये दो अलग अलग केसेस देखेंगे, ये आप पॉसिबिलिटी देख लो। हम लोग इसके डेप्थ में जाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हीट की वजह से किस तरह इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, फिर उसके बाद देखेंगे वर्क की वजह से किस तरह इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, और यही हमारा बेस रियल बेस रखेंगे हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स समझने में।
8.36, ठीक है, नोट कर लो आप। ओके, हो गया, हो गया। तो अभी हम लोग बात करेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय हीट, ठीक है। अब इस तरह से पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय गिविंग हीट, ठीक है, बाय अप्लाइंग हीट, और एक्सप्लेन चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय एक्सट्रैक्टिंग हीट और बाय टेकिंग हीट आउट, राइट। इस तरह से हम लोग इसको दो टर्म लेंगे, कौन सा, बाय प्रोवाइडिंग हीट बाय एक्सट्रैक्टिंग, ठीक है। प्रोवाइडिंग मतलब हीट गेन, एक्सट्रैक्टिंग अगर उसमें से हीट निकालना है तो उसको बोलेंगे हीट लॉस, है ना। चलो सिस्टम कंसीडर करते हैं। अब मैंने आपको जब सिस्टम बताया था तो उसमें बताया था कि हम लोग हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला सिस्टम कंसीडर करेंगे। ये सिस्टम भी क्यों कंसीडर करेंगे, क्योंकि फाइनली जाकर हमको इंजन इंजन के बारे में पढ़ना है। इंजन क्या होता है, नथिंग बट इंजन का सिस्टम क्या होता है, नथिंग बट सिलेंडर एंड पिस्टन। जो भी कुछ होना है सिलेंडर और पिस्टन के अंदर ही होना है, हमको स्टडी सिलेंडर और पिस्टन के अंदर ही करनी है, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ये वाला सिस्टम कंसीडर करेंगे। इसके अंदर अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, राइट। अब देखो, हीट अगर गेन करना है, ऑब्जेक्ट हीट कब गेन करेगा, ये हो गया मेरा सिस्टम टीएस, और बाहर हो गया मेरा इन्वायरमेंट, राइट। तो हीट गेन कब करता है, जब सिस्टम का टेम्परेचर इज लेस देन एनवायरमेंट का टेम्परेचर, राइट। ये कंडीशन होने के लिए अब मैं क्या करता हूँ, सिस्टम का टेम्परेचर कुछ ना कुछ मैं इसके नीचे एक हीटिंग सोर्स लगा देता हूँ। ये एक मैंने हीटिंग सोर्स लगा दिया। अब हीटिंग सोर्स लगाने से क्या होता है, हीट प्रोवाइड होगा, इसके अंदर हीट जाएगी, राइट। ये बर्नर का कंसीडर, चलो मैं इसको बोलता हूँ बर्नर, ठीक है, बर्नर, ठीक है। अब होता क्या है, इसकी वजह से हीट अंदर जाएंगी, ठीक है। अब हीट अंदर जाएंगी तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव हीट होगी, राइट, पॉजिटिव हीट होगी। अब पॉजिटिव हीट अप्लाई करने की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज, है ना, टेम्परेचर इंक्रीज, और आई कैन से रैंडमनेस इंक्रीज। क्यों रैंडमनेस इंक्रीज, क्यों, जैसे मैंने हीट अप्लाई किया, समझो यहाँ मॉलिक्यूल रखा हुआ है, हीट अप्लाई करने के बाद इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग, राइट। अभी वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है। अब वाइब्रेट होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। एस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से हमको पता है ना, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, है ना, माइक्रोस्कोपिक लेवल में। अब काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज होंगी, therefore potential energy will, sorry, therefore total energy will increase, और अगर total energy increase होती है तो I can say that internal energy will also increase। तो इसका कंक्लूजन क्या है, यहाँ लिखने को जगह नहीं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, as Q increases मतलब पॉजिटिव Q, डेल्टा U, है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोलेंगे, ठीक है, increases। ये समझ में आया, बहुत सिंपल है, राइट। चलो हीट लॉस के बारे में बात करते हैं, सेम सिस्टम बनाएंगे अभी हम लोग, सेम सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। हीट लॉस की अगर मैं बात करता हूँ तो कंडीशन क्या होना चाहिए, हीट लॉस कब करती है, जब ऑब्जेक्ट हॉट होता है ना,
मतलब सिस्टम का टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन एनवायरमेंटल टेम्परेचर, राइट? अब देखो इस वजह से होगा क्या, अब ये होने की वजह से ये क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट हीट लूज करेगा। हीट लूज करेगा मतलब क्या हो गया, नेगेटिव क्यू, हीट लूज हो रही है उसमें से, ठीक है। यहाँ पे हीट गेन करेगा, ठीक है। अब होता क्या है, हीट लॉस होने की वजह से कूलिंग होता है ना, हीट लॉस होने की वजह से टेम्परेचर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ मतलब रैंडमनेस डिक्रीज हुआ या फिर मोशन डिक्रीज हुआ, है ना। जब ऑब्जेक्ट ठंडा होता है, जब ऑब्जेक्ट सॉलिड ठंडा होता है तो होता क्या है, वो सॉलिडिफाई होने की कोशिश करता है, उसकी वजह से क्या होता है, मोशन डिक्रीज हुआ। मोशन डिक्रीज हुआ मतलब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, है ना। कूल डाउन हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, और एज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस वी कैन से दैट इंटरनल एनर्जी आल्सो डिक्रीजेस। अगर हमने हीट निकाल लिए तो इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज, एज Q decreases, है ना, नेगेटिव हो रहा है इसलिए इंटरनल एनर्जी आल्सो डिक्रीजेस। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ चलो बना लो, नोट बना लो। हो गया सर। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना काफी। कल हम देखेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी वाया यूजिंग वर्क, है ना। वर्क के जरिए हम लोग कैसे इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं, और फिर हमको पता चलेगा अरे इंटरनल एनर्जी हीट से भी चेंज होती है, वर्क से भी चेंज होती है। सो देयर विल बी सम रिलेशन बिटवीन इंटरनल एनर्जी, वर्क एंड हीट, और वही हमारा फाइनली हमको रिजल्ट देगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना। चलो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, आज के लिए इतना काफी है। चलो ठीक है, चलो बाय। बाय सर। Right. बाय।